नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का अगला भाग। दूसरे प्रकरण का नाम है अदृश्य प्रभाव। जीवी से अलग होकर कानजी तथा हीरा ने चौमासे के कारण बने चक्रदार लंबे मार्ग को छोड़कर सीधा रास्ता पकड़ा। कानजी आगे भले ही हो, पर रास्ता हीरा ही दिखा रहा था। इसके अतिरिक्त दोनों जने चुप थे। अस्त होते हुए सूर्य का प्रकाश मंद पड़ रहा था। आकाश भी बादलों से घिरा जा रहा था। सुदूर क्षितिज में जोर की गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी, परंतु ऊंट की चाल से चलते हुए इन दो जनों को जैसे इसकी कुछ खबर ही न होगी भी तो उसकी चिंता तो जैसे कुछ थी ही नहीं। रास्ते पर चलते हुए हीरा ने कहा, है तो नाई की लड़की, पर देखा कितनी समझदार है। जात से किसी की कीमत थोड़े ही होती है हीरा। मानुष की कीमत तो उसकी आंखों से आके जाती है। बेशक, नहीं तो वह मणि अपनी जात की ही थी ना। हीरा के इस कथन को भी कान्जी ठीक नहीं समझता था। उसे लगता था कि इस विषय में मणि को दोष देने की अपेक्षा उसकी प्रशंसा करना ही अधिक उपयुक्त है, परंतु इस सब झंझट में न पड़कर वह हाँ कहकर ही चुप हो गया। जाति सभा अथवा मेले में जाने पर ऐसी कितनी ही जान पहचान होती थी, और उन जान पहचानों का चरखा क्या नखरे करती है, मौका पड़ा तो दिखा देता आदि के रूप में काफ़ी देर तक चलता था। लेकिन न जाने क्यों आज न तो कान्जी ही कुछ बोलता था और न हीरा की ही हिम्मत पड़ती थी। दूसरी ओर हीरा को ये मौन भी सालता था। कहा, यूं गुमसुम चलने से तो अलगोजे ही बजाओ तो कुछ रास्ता कटे। अरे परेशान क्यों होता है, ले बजा न, कहकर कान्जी ने अलगोजे हीरा के आगे रख दिए। यदि मैं चलते चलते बजा सकता होता तो फिर परेशानी की बात ही क्या थी। तू ही बजाना, वे लोग सुनेंगे तो उनका जी कुछ चैन पाएगा। कान्जी अचानक चौंक पड़ा। पूछा, कौन लोग? कौन क्या, वे ही अपने गांव वाले, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, हीरा ने कहा। कान्जी ने एक लंबी सांस ली। आते समय रास्ते भर अलगोजे बजाते आने वाले कान्जी को इस समय एक फूंक मारने में भी जैसे थकान अनुभव होती थी। कहा, मरने दे, अब बजाकर यहाँ किसको सुनाना है। तो इतने दिन किसको सुनाने के लिए बजाता था? जाते समय तो एक क्षण के लिए भी मुंह से नहीं हटाए थे। लेकिन ये तो मानी हुई बात है कि जितनी उमंग से मेले में जाते हैं उतनी उमंग से कोई वापस थोड़े ही लौटते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। और हीरा ने कह ही तो डाला, आज तुझे कुछ हो गया है, नहीं तो हर बार तू उमंग से ही लौटता था। होगा भाई, जो तुझे लगे सो ठीक, कहकर कान्जी हंसा। यद्यपि हीरा इस बात को यूं ही छोड़ने वाला न था, तथापि इतने में ही उसके कान में वे आए लो उठो की आवाज़ आई तो वह चुप हो गया। सूर्यास्त हो चुका था। बादल भी आकाश के चारों ओर घेर कर ऐसे झुक रहे थे जैसे बरसने का विचार कर रहे हों। हवा का एक झोंका आया और दूसरे झोंके के साथ तो वर्षा भी होने लगी। युवतियाँ युवकों की छतरियों के नीचे चली गई। इस प्रकार आधे भीगते हुए और बिजली की चमक से रास्ते का निश्चय करते हुए वे चाय पीने के लिए पीछे रहे। कान्जी और हीरा को रास्ते भर बनाते हुए बड़ी रात गए गांव में आकर लगे। अब वर्षा भी बंद हो गई थी। उधड़िया गांव एक बड़े टीले पर बसा हुआ था। गांव में अधिकांश पटेलों की बस्ती थी। प्रत्येक पंक्ति में 8 से लेकर 10 तक घर थे। यूं 3 थोक मिलाकर 40 एक घर थे। गांव के इर्द गिर्द बिखरे 20 एक छप्पर ठाकुराओं के थे। ठाकुराओं कौन होता है? निम्न कोटि के ठाकुर, जो पटेलों से भी नीचे होते हैं। इसका विकास ठाकुरों के नीची जाति के लोगों को हे दृष्टि देखने से हुआ है। गांव में एक बनिए की दुकान थी। नज़दीक के एक गांव के ब्राह्मण का घर भी वहाँ था। इसके अलावा नाई, दर्जी, बढ़ई और लोहार का भी एक एक घर था। इस प्रकार उधड़िया आसपास के गांव की अपेक्षा बड़ा गांव समझा जाता था। गांव का चढ़ाव शुरू होते ही हीरा ने काली की ओर देखकर कहा, भगवान ने तुम्हें औरत का जन्म किस लिए दिया है? गांव के पास आकर तो कुछ गाओ। हाँ, किसी को क्या मालूम है कि तुम मेले में गई थी? कान्जी ने हाँ में हाँ मिलाई। इतने में ही दूसरे युवकों ने जी हजूरी करते हुए कहा, हाँ हाँ गाओ, नहीं तो तुम्हारी लाज रखने के लिए हमें गाना पड़ेगा। युवतियों को और उनमें भी काली को तो इससे अधिक कहने की जरूरत नहीं थी। 2 जनियों ने मिलकर गीत उठाया। हम मेले का मजा लेने गए थे, आहा वहाँ कैसा मोरों से भरा था।
परंतु जैसे ही दूसरी से तीसरी पंक्ति गाई जाने लगी कि गांव के नाके पर स्थित छोटे से घर के एक अधेड़ आदमी मेले वाले आ गए क्या कहता हुआ बाहर निकला। पीछे 2-4 युवक भी आ खड़े हुए। कान्जी के पास आकर उस अधेड़ ने कहा, जो तुमने कहा था सो किया तो सही कान्जी, पर अब ज़्यादा देर न करना। चाहे तो हम यहीं बना लेंगे, लेकिन तुम जल्दी आओ तो काम बने। पखावज पर आटा चढ़ाने की ही देर है। तुम जरा ठोको भगत जी, इतने में हम आए, कहकर कान्जी चलने लगा। भगत जी इस गांव में कुछ और ही ढंग के आदमी थे। वास्तव में वे थे तो इस गांव के पटेल ही, पर बचपन में घर से भाग गए थे। दुनियादारी के तनिक से भी ज्ञान के बिना खाली हाथ पैरों के भरोसे बाहर निकल पड़ने वाले इस छोकरे पर क्या क्या नहीं बीती थी। हलवाई से लेकर व्यापारी तक और रामलीला से लेकर नागा बाबाओं तक उसने बहुत सी जमातें देख ली थी, परंतु अंत में वह सब कुछ छोड़कर और कालों के बदले आधे बाल सफ़ेद लेकर आज से 5 वर्ष पहले फिर अपने गांव में आ बसा था। असली नाम तो रामू था, पर अब गांव के लोग उसे भगत जी के नाम से ही जानते थे। गांव और जाति के रीति रिवाजों के साथ भगत जी ने वहाँ की वेशभूषा भी अपना ली थी। हल भी जोत लिया था, और यदि औरत करने की इच्छा होती तो वह भी दरहेजे द्वारा पूर्ण कर सकते थे। दरहेजे का मतलब है बिना विधिवत विवाह किए किसी विधवा या परित्यक्ता को घर में रख लेना दरहेजा कहलाता है। ब्रज में भी यह प्रथा प्रचलित है। कारण ये था कि 2 वर्ष से समझदार आदमियों में गिने जाते थे। उनकी प्रतिष्ठा भी अद्भुत ढंग से जम गई थी। अद्भुत ढंग से इसलिए कि पैसा न होने पर भी भगत जी पैसे वाले समझे जाते थे। साहूकार तक उनसे मिलने आते। मैं तो भाई भगवान की पूछ भी नहीं जानता जैसी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बावजूद लोग उनको भगवान का जानकार मानते। तांत्रिक भी उनकी उपस्थिति से घबराते थे। सरकारी अफसर उनसे किसी प्रकार की बेगार नहीं लेते। हाँ, कभी कभी भजन गाने के लिए प्रार्थना अवश्य करते थे। भगत जी जब युवकों में मिलकर बैठते तो मोजी दिखाई देते, अधेड़ों में पहुंच जाते तो स्थिर चित्त समझे जाते, और वृद्धों में बैठे होते तो अक्सर उनकी होशियारी की झलक दिखाई दे जाती। दागने और दवा के जानकार माने जाते तो किसी जिद्दी आदमी को गंडा भी बना देते। इस सब के साथ ही समूचे गांव के बालक से लेकर वृद्ध तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए यदि कोई विश्वास पात्र था तो ये भगत जी ही थे। कान्जी और हीरा के तो वे खास मित्र समझे जाते थे। दमकता हुआ चेहरा, विशाल मस्तक, आधी खलावट खोपड़ी, सदैव अमृत बरसाती आंखें और मध्यम कद का शरीर, यह थी भगत जी की बाह्य रूपरेखा। कान्जी ने घर आकर कपड़े बदले, लाठी लेकर बाहर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि भाभी ने कहा, खाना हो तो कुठीले में रतालू का साग पड़ा है। कुछ नहीं खाना, कहता हुआ कान्जी पीछे लौटा और कोट की जेब से पुड़िया निकालकर चक्की पर रखता हुआ बोला, सवेरे रत्नी को ये मिठाई दे देना। सवेरे रोटी खाएगी या इसे खाएगी, मैंने कहा था, लेकिन फिर भी काका की देखा देखी होड़ की। भूख से तुझ कर अभी जरा सोई है। भाभी की इस बड़बड़ाहट का जवाब न देकर कान्जी बाहर चला गया। अभी तो भजनों में और जाना होगा, और कान्जी को चुपचाप जाता हुआ देखकर भाभी ने आगे कहा, अब रात भर ढोलक पीटते रहना, फिर भले ही खेत का सफाया हो जाए। अगर यही बात है तो तुम ही जाकर रखवाली करो ना, जाते जाते कान्जी ने कहा। कान्जी के ऊपर जीभ का हाशिया चलाती हुई भौजाई ने कान्जी के बदले बेचारे नींद में पड़े पड़ोसी पर ही जाने अनजाने गुस्सा उतारा। कान्जी के परिवार में बड़ा भाई, भाभी और एक 7 वर्ष की भतीजी, इतने ही प्राणी थे। यद्यपि स्वयं उसका विवाह छोटी उम्र में हुआ था, तथापि विवाह के 2 वर्ष बाद ही पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद किसी ने कन्या के लिए चिंता नहीं की, और जब घर के ही ऐसे लापरवाह हों तो कन्या की सहज कमी वाली जाति में ऐसी किसकी छोकरी फालतू रखी थी। बड़ा भाई भोला भाला था, पर उसके भोलेपन का दंड तो इस समय कान्जी को ही भोगना पड़ रहा था, और यदि इन 2 वर्षों में कोई विधवा या परित्यक्ता न मिली तो हो सकता है कि जीवन भर ही भोगना पड़े। कान्जी से लोग कहते, तुम्हें ऐसे ही भटकता हुआ रखकर इन्हें तो काम करवाना है, इनका क्या बिगड़ता है। रोटियों पर काम करने वाला मजूर मिला है तो फिर किसी को क्या पड़ी है जो कहीं पूछताछ कराएं आदि आदि। परंतु कान्जी शांत भाव से उत्तर देता, अरे भाई, औरत के बिना कौन सा काम बिगड़ा जा रहा है। और बड़े भाई के ये शब्द दोहराता, तकदीर में होगी तो बिना पूछे ही आ मिलेगी, और तकदीर में नहीं है तो 1000 जगह धक्के खाने पर भी न मिलेगी। वैसे यदि सच पूछा जाए तो कान्जी का अपना ही इरादा कच्चा था।
नहीं तो उस जैसे रंगीले स्वभाव वाले को अब तक कोई ना कोई तो मिल ही गई होती। ये माना कि पति को छोड़कर आने वाली स्त्री को घर में रखकर दंड के 300-400 रुपये भरने की सामर्थ्य उसमें न थी। पर यदि उसने संकल्प कर लिया होता तो किसी विधवा के भाग्य को तो उसने अवश्य ही चमका दिया होता। बहुत संभव है कि वह ऐसे ही आत्मविश्वास के आधार पर किसी मनचाही स्त्री की आशा में बैठा हो। भाभी के ताने तिसनों को हंसकर उड़ा देने वाले कान्हजी को न जाने क्यों आज बुरा लगा। सीधे खेत में जाने की सोची, पर कान में पखावज और मंजीरों के स्वर पड़ने से उसे अपनी राह देखती मंडली का ख्याल आ गया। वह भगत जी के घर की ओर ही मुड़ गया। उसे देखते ही 15-20 जवानों की टोली बोल उठी, यह आया काना भाई। 2-4 ने तो जगह करते हुए कहा भी, अरे काना भाई को पखावज दो, तुम तो बजा चुके। कान्हजी पहले सीधे अंदर आना, अंदर से भगत जी ने पुकारा और कान्हजी के आगे चाय का प्याला रखते हुए कहा, ले ये चाय पी जा। दिन में 5 रोटी खाने वाले कान्हजी के पेट में आज 2 प्याले चाय को छोड़कर और कुछ नहीं पड़ा था। फिर भी आज उसे भूख नहीं थी। यदि वह ना कहता तो उसकी ना चलने वाली नहीं थी, इसलिए चुपचाप चाय पी गया। उसके बाद हीरा और मनारे जैसे 2-3 जवानों की मंडली के साथ ओसारे में आ बैठा। अनिच्छा होने पर भी पखावज संभाली। भगत जी और हीरा ने मंजीरे लिए। पखावज पर कान्हजी का हाथ ऐसा जम गया था कि यदि यह कहा जाए कि वह जैसा चाहता था वैसे बुलवा देता था तो कोई अत्युक्ति नहीं। उसने हथौड़ी से पखावज को कुछ ठोका ठाका, एक गत बजाकर देखी और बोला, अच्छा तो होने दो भगत जी, पागल हो गया है क्या? यदि हमसे ही बजाना आता तो आधी रात तक तेरी राह देखने की क्या जरूरत थी। अच्छा चल, अब खुशामद कराए बिना शुरू कर, भगत जी ने कहा। इस तरह क्या कहीं चल सकता है कान्हजी? कहकर हीरा ने भगत जी का समर्थन किया। लाचार होकर कान्हजी ने गणेश जी के भजन से ही शुरुआत की। उसके बाद 2-3 दूसरे भजन भी गाए। भगत जी, हीरा तथा 1-2 अन्य युवकों से भी 1-1, 2-2 गवाए और इस प्रकार पहले मुर्गे के बोलने तक कीर्तन चलता रहा। लेकिन उठते समय अधिकांश लोगों ने अनुभव किया कि आज के कीर्तन में जैसा जमना चाहिए था वैसा रंग नहीं जमा। भगत जी ने तो अलग होते ही कान्हजी से कह भी दिया, तू मान या न मान, आज तुझे कुछ हो गया है। नहीं भगत जी, मुझे क्या होना है, कहकर कान्हजी हंसने लगा। तू भले ही ना कह, पर हम मानने वाले नहीं, दूसरों ने कहा। लेकिन इसी बीच हीरा कान्हजी की मदद के लिए दौड़ा। तुम क्या बात करते हो भगत जी? एक तो निर्जल उपवास, दूसरे 16 कोस का सफ़र और फिर मेले में घूमना, थकान तो होगी ही। बात तो ठीक है, कहकर भगत जी चुप तो हो गए, परंतु कान्हजी के मुख पर गड़ी हुई उनकी आंखें इसे मानने को तैयार न थी। विदा होते हुए बोले, अरे ये तो जरा सोया कि फिर जैसे का तैसा हो जाएगा। मचान पर न जाना हो तो यहीं सो जा। नहीं, मचान पर ही सोऊंगा। ले चल हीरा, आता ही क्या, कहकर कान्हजी आगे बढ़ा। थकान, भूख और जगार तीनों इकट्ठे हो गए थे। फिर भी कान्हजी को आज नींद नहीं आ रही थी। आंखें कुछ झपती पर फिर खुल जाती। ऐसे ही करते करते जब बिल्कुल सवेरा होने को आया तब कहीं नींद आई, परंतु दिमाग में चरख ही घूम रहा था। बांस बराबर दिन चढ़ने पर कान्हजी की आंखें फिर खुल गई। सारा शरीर दुख रहा था, दिमाग को भी जैसे काट मार गया था। न जाने कितनी देर तक वह इसी दशा में पड़ा रहा। इतने में ही उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी और उसे चेत हुआ। आज मुझे हुआ क्या है, कहता हुआ बिस्तर से उठ बैठा और फिर दातुन कुल्ला करने में लग गया।